हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जैंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोगों को समझना है व्हाट इज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी इससे पहले वेबसाइट नहीं बनाई है। तो दोस्तों, आज हम लोगों को ये देखना है कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या यूज होने वाली है हमारे इस पूरे कोर्स में, और हमें क्या क्या पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जिससे कि हम लोग इस कोर्स को प्रोसीड कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेबसाइट क्या होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इस कोर्स को करने के बाद क्या करने लग जाएंगे, हम लोग वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। तो व्हाट इज वेबसाइट? आपने कई सारी वेबसाइट्स एक्सेस करी होंगी, जैसे कि आपने Amazon.com एक्सेस किया है, Facebook.com एक्सेस किया है, Google.com एक्सेस किया है, MySearchy.com एक्सेस किया है। तो MySearchy.com को जब आपने एक्सेस किया तो कैसे किया है? आपने लिखा होगा अपने ब्राउजर पे mysearchy.com, ऐसे ही कुछ लिखा होगा। आपको पता भी नहीं होगा शायद, इसके पहले ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है https:/। कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम। ओके, अब मैंने जो वेबसाइट बनाई है ना mysearchy.com, इस वेबसाइट में एक नहीं कई सारे पेजेस हैं। और ये आप लोगों को भी पता है कि जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो एक नहीं कई सारे पेजेस ओपन होते हैं। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। खैर, आप लोग ये कोर्स अगर देख रहे हैं तो आपको इसका आइडिया ज़रूर होगा कि mysearchy.com वेबसाइट है। अब ये जो आपने लिखा ना, तो आपको अपने कंप्यूटर पे ये कोई वेबसाइट का एक पेज दिखाई दे रहा होता है, सारे नहीं दिखाई दे रहे होते, एक बार में एक पेज दिखाई दे रहा होता है। सो व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो हमें वेबसाइट के बारे में तो क्लियर हो गया। अब ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो मैं नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो मैं अगर एक वेबसाइट बना रहा हूं तो बहुत सारे वेब पेजेस बना रहा हूं। अब ये वेब पेज क्या होता है? तो एक जो वेब पेज होता है ना, उसमें आपने देखा होगा पेज के अंदर कुछ इमेज भी हो सकती है, राइट? कुछ टेक्स्ट हेडिंग हो सकती है, कुछ पैराग्राफ हो सकता है, टेबल के फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, बहुत कुछ है। ये सब कहलाते हैं HTML एलिमेंट्स। यस, ये सब कुछ तैयार करने के लिए एक लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते वक्त कहीं स्टार लगा देते हैं, कहीं डबल स्टार लगा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मार्कअप्स हैं, ये एक निशान है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही HTML लैंग्वेज में भी मार्कअप्स होते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स के रूप में होते हैं। जैसे पैराग्राफ बनाने के लिए P टैग का इस्तेमाल करेंगे, P एक मार्कअप टैग है। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से इमेज बनाने के लिए हम लोग इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे, और भी बहुत सारे टैग्स हैं। और ये सारे चीज़ें आप लोग सीखेंगे HTML के इस कोर्स में, जो कि इसी कोर्स का पार्ट है। तो ये सब तो आप सीख ही लेंगे। तो इससे तय होता है कि क्या क्या आपके पेज पर दिखाई देगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसी दिखाई देंगी, डेकोरेशन कैसा होगा, कहाँ दिखाई देंगी, ये तय होता है CSS से। CSS क्या है? कैस्केड स्टाइल शीट। ये भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ना HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना CSS। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग इसको बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और ये दोनों अगर आपको पहले से नहीं आती है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, इस कोर्स में ये दोनों चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो क्या है ये पर्पस आपको क्लियर हो गया है कि HTML से तय हो रहा है कि पेज पे क्या क्या दिखेगा, CSS से तय हो रहा है कि वो कैसा और कहां दिखेगा। ओके, लेकिन अब जरा गौर करिए कि आपको पेज कैसे दिखा था। थोड़ा सा इस कहानी को समझते हैं। मान लीजिए ये आपके कंप्यूटर है और आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करते हैं ब्राउजर, जिस पे कि आप लिख रहे होते हैं https://mysearchy.com। ये चीज क्या है? ये है URL। ये पूरा जो लिखा है ना, ये क्या है? URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली हमारी वेबसाइट में कितने भी पेजेस हैं, दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट है, हर वेबसाइट के अंदर कई सारे पेजेस हैं, और हर एक पेज अपने आप में यूनिक है। तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं URL। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे बहुत सारी फाइल्स देखते हैं रखे हुए हैं, तो वो कैसे अलग अलग डिफाइन होती हैं? उनके पाथ से। D ड्राइव में है, E ड्राइव में है, फिर उसके अंदर किसी फोल्डर में है, फिर उसके अंदर किसी फोल्डर में है, फिर उसके अंदर ये फाइल है। तो ये जो पूरा पाथ बनता है ना, ये उसकी एक यूनिक लोकेशन की पहचान है। बिल्कुल वैसे ही इस इंटरनेट की दुनिया पे जितनी भी वेबसाइट है और उनके जितने भी वेब पेजेस हैं, हर एक का एक यूनिक लोकेशन होगी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं वो कहलाता है URL। इसी से पता चलता है कि आप किस पेज की बात कर रहे हैं और वो पेज आपको मिलता है। अब ये URL लिखते कहाँ हैं? आप ब्राउजर पे लिखते हैं। तो आपके कंप्यूटर में तो mysearchy.com का ये पेज है नहीं ना,
ये जो mysurgery.com लिखने से जो पेज दिखाई देने लगा वो पहले से तो आपके कंप्यूटर में था नहीं, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, एक दूसरा कंप्यूटर है जिसमें मैंने अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस बना के रखे हुए। यस, लेकिन वो कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर नहीं है, बल्कि मैंने भी वो कंप्यूटर कोई किसी और कंपनी का है, उसमें ये पेजेस रखे हुए हैं। यस, इस कंप्यूटर को हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, सर्वर। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि आपने अपने कंप्यूटर पे ब्राउज़र ओपन करके यूआरएल लिखा है, जिससे कि ये ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करता है इस सर्वर मशीन पर, जहां पर मेरा पेज रखा हुआ है, मेरी वेबसाइट का पेज रखा हुआ है। और ये जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, इसका एक खास रूल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजी जाएंगी इस मैसेज में, इसका खास रूल है। और वो रूल क्या कहलाता है, HTTP या HTTPS। तो HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर। तो कई बार आप HTTP देखते हैं, कई बार HTTPS देखते हैं। तो ये वो रूल है जिसके तहत मैसेज आपकी मशीन से सर्वर मशीन पे जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। तो इसको हम और टेक्निकली बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, ये URL। अब ये कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप इंटरनेट के माध्यम से दोनों कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, क्योंकि हो सकता है ज्योग्राफिकली ये कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड हो। तो ये ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन हो, क्योंकि वो पेज जो आप मांग रहे हो वो आपके कंप्यूटर पे नहीं है, दूसरे कंप्यूटर पे। अब ये दूसरे कंप्यूटर पे जब ये रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ से रिस्पॉन्स के रूप में ये पेज आपके कंप्यूटर को मिला, जहाँ पे ये जो ब्राउज़र रखा हुआ है आपके कंप्यूटर में, वो इस पेज को रिसीव करता है। उस पेज के अंदर सारा कुछ उसे HTML CSS के फॉर्म में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो उसको रेंडर करके आपको दिखाता है एक अट्रैक्टिव फॉर्म में, जैसे कि आपको किसी भी वेबसाइट का पेज सुंदर सा दिख रहा होता है, उसमें कहीं भी आपको HTML कोड दिखाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसको ब्राउजर ने HTML कोड को रेंडर करके आपको दिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमें क्या क्या समझ में आया, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेब पेज क्या है, वेब पेज जिसका एक यूनिक लोकेशन होती है, URL होता है, जो कि HTML में बनता है, जिसमें CSS भी अप्लाई हो सकती है, और वेब पेज ही यूज़र को देखना है। लेकिन वेबसाइट के सारे पेजेस कहाँ रखे मैंने, एक खास कंप्यूटर पे, एक सर्वर पे। मेरा कंप्यूटर सर्वर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये 24 घंटे ऑनलाइन नहीं है, दूसरा इसको सर्वर बनाने के लिए मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, कई सारी कंपनीज हैं जिनको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कंपनीज क्या करती है, ऑफर करती हैं कि इनके पास कंप्यूटर्स हैं जो 24 घंटे ऑनलाइन है, और इनका एक फिक्स, इंटरनेट की दुनिया में एक फिक्स IP एड्रेस भी है, जिससे कि यूनिक आइडेंटिफाई हो जाती है। हमारे कंप्यूटर्स का फिक्स IP एड्रेस नहीं होता। तो इन्होंने काफ़ी खर्चा करके, ये इन्वेस्टमेंट करके पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो हम लोग अपनी वेबसाइट इनके कंप्यूटर में रख देते हैं। तो इसको बोलते हैं होस्टिंग कराना, वेब होस्टिंग कराना। इसके बदले में हम उन्हें चार्ज पे करते हैं। तो ये वेब होस्टिंग हमने कराई। साथ में हमें डोमेन नेम भी खरीदना होता है, जैसे मैंने खरीदा है mysurgery.com। अब mysurgery.com नाम से दूसरी कोई वेबसाइट नहीं होगी। तो mysurgery.com को मैंने मैप करके रखा हुआ है इस सर्वर कंप्यूटर से। तो जब भी आप mysurgery.com बोलते हैं, तो वो रिक्वेस्ट हमेशा इसी कंप्यूटर तक आती होगी। ठीक है, ये सर्वर कंप्यूटर मैंने भी जाके नहीं देखा है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली कहीं भी हो सकता है इंडिया में हो सकता है इंडिया के बाहर। तो मुझे उस बात से मतलब नहीं। ऑनलाइन ही मेरा अकाउंट क्रिएट कर दिया गया, और मैंने अपनी जो वेबसाइट बनाई उसके जितने भी पेजेस थे वो मैंने अपलोड कर दिए उस सर्वर मशीन पे, ताकि वो वहां अवेलेबल हो जाए, और मैं जब चाहे उसे मैनेज कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। तो वो टोटल कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है, और इसके लिए मैं हर साल, हर महीने उसको कुछ किराया दे रहा होता हूं, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि ये बहुत खर्चीला काम है, ये बहुत सस्ते में भी हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल है। बट फिलहाल आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आप वेबसाइट डेवलप करना सीख रहे हैं, और सीखने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही कंप्यूटर पे सर्वर वाला काम भी कर सकते हो, यानी आप अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हो और अपनी वेबसाइट को बना के इसी पर टेस्ट कर सकते हो। लेकिन दुनिया तभी वेबसाइट को देख पाएगी जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाओगे किसी सर्वर मशीन पे। तो आपको समझ में आया वेब होस्टिंग क्या होती है। अब जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम आपको सीखना है, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आप सबसे पहले तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बेसिकली ब्रीफ कर देता हूं, ये जो मशीन जो आप यूज़ कर रहे हो,
जिससे कि आप रिक्वेस्ट करते हो वो क्लाइंट मशीन कहलाती है, और जिस मशीन पर ये सारा कुछ मैंने वेबसाइट को रखा हुआ है इसको हम सर्वर मशीन कहते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर बेसिकली ये दोनों क्या हैं, ये रोल्स हैं। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर क्लाइंट की भूमिका में है तो वो क्लाइंट कहलाएगा, अगर कोई कंप्यूटर सर्विस देने की भूमिका में है तो वो सर्वर कहलाएगा। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो जो वेबसाइट्स हम बनाते हैं वो दो कंप्यूटर पे चल रही होती है ना, एक कंप्यूटर पे वो स्टोर्ड रहती हैं और प्रोसेस होकर वहां से पेजेस हमारे कंप्यूटर तक आ रहे होते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए आप, क्योंकि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का काम सीखना है, जो पेजेस बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनेमिक वेब पेज। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज क्या कहलाता है, देखिए, स्टैटिक वेब पेज और दूसरा कहलाता है डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज क्या है, एक पेज मैंने वेब पेज बनाया जो कि HTML लैंग्वेज में बनाया, तो जो जो उसमें दिखाना है वो मैंने पूरा HTML में तय कर दिया हुआ। अब जब भी कोई भी यूज़र उसे देखेगा तो उसे वो वैसा ही दिखेगा, मतलब कोई भी यूज़र इस वेब पेज को देखेगा उसे वैसा ही दिखेगा जैसा दूसरे को दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा पेज बनाना चाहता हूं जो यूज़र स्पेसिफिक हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो आप लॉगिन करो, मैं लॉगिन करूं, हम दोनों को अपना अपना पेज दिखेगा, अपना अपना कंटेंट दिखेगा। मुझे आपका कंटेंट नहीं दिख रहा, आपको मेरा कंटेंट नहीं दिख रहा, हमको अपना अपना पेज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पेज एक ही बना है लेकिन यूज़र स्पेसिफिक है, वो उस पर जो कंटेंट है वो यूज़र स्पेसिफिक है। तो सोच के देखिए, अगर HTML में पहले से तय हो चुका था कि उसमें क्या क्या दिखना है, तो फिर मेरे और आपको अलग अलग क्यों दिख रहा है? वो सेम दिखना चाहिए। इसलिए अलग अलग दिख रहा है क्योंकि ये डायनेमिक वेब पेज है। इसका लुक एंड फील पहले से तय है लेकिन उस पर जो कंटेंट दिखेगा वो यूज़र स्पेसिफिक है। कई बार आपने रेलवे रिजर्वेशन वाली साइट पे गए होंगे और वहाँ पे आपने सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए स्टेशंस लिखे, तो उनके बीच में जो जो ट्रेन्स चलती हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। लेकिन हो सकता है मैंने कोई दूसरे सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन लिखे हुए, इसलिए मुझे जो लिस्ट दिखाई दे रही है वो आपकी लिस्ट से अलग है। ऐसा होगा, लेकिन पेज वो एक ही है, यानी वो एक ही वेब पेज है जिस पे कंटेंट अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये डायनेमिक वेब पेज कहलाता है। अब डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिसीजन ले सकते हैं कि कब क्या दिखाना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें से एक हो सकती है पाइथन, जो कि हम इस कोर्स में करने वाले हैं। तो हम लोगों को HTML भी चाहिए, CSS भी चाहिए, पाइथन भी चाहिए। तो जो हमारा पूरा सीखने का तरीका होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम HTML सीखेंगे, HTML के बाद हम CSS सीखेंगे और उसके बाद आएगा हमारा Django फ्रेमवर्क। तो ये ज़रूरी है कि जब हम Django फ्रेमवर्क सीखें तब तक हमें HTML, CSS और पाइथन कोर आनी चाहिए। अब पाइथन कोर अगर आपने नहीं करी है तो पहले उसको ज़रूर कर ले, उसी के बाद ये कोर्स आपके काम का है। HTML, CSS तो मैं इस कोर्स में आपको सिखा ही दूंगा, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन HTML, CSS जब आप सीख रहे होंगे तब तक आपको Django की कोई जरूरत नहीं है। जब आप Django कर रहे होंगे, Django फ्रेमवर्क सीख रहे होंगे, तब आपको HTML, CSS और पाइथन की जरूरत पड़ने वाली है। तो जब हम Django फ्रेमवर्क सीखेंगे तो आप ऐसी फाइल्स बना रहे होंगे जिसके अंदर आप कभी HTML का कोड भी लिख रहे हैं, CSS का कोड भी लिख रहे हैं और पाइथन का कोड भी लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ का मिक्सचर होने वाला है जब आप Django फ्रेमवर्क तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आप बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत आराम से चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हाउ वी विल प्रोसीड, हम लोग क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। अब हम अगले लेसन को देखेंगे। आज के लिए लेसन यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।